आपका पसंदीदा और बीते 6 सालों से नंबर 1 जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरें पहुंचाने के साथ ही सरकार का रोड मैप भी पेश करता रहा है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लगातार सरकारों से सवाल करते हैं, जिसके जरिए आपको प्रदेश में जारी विकास कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आज हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बात विंध्य से। इस खास आयोजन में कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्र के विशेषज्ञ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से जनता को बताएंगे कि वो सभी विंध्य के विकास में कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सतना से जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार। बहुत स्वागत करती हूँ योगेश जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, पहला सवाल है मेरा आपसे। आप बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, आपको पहचान की जरूरत नहीं है सर, लेकिन इस नेता होने के नाते आप विंध्य के डेवलपमेंट में किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं और कैसे देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां इस क्षेत्र में हो सकती हैं? और मुझे लगता है कि विंध्य के विकास को लेकर अगर अपन बात करते हैं, इसको अगर हम 4 बिंदुओं में लेकर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा जी। पहला तो एजुकेशन, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और चौथा टूरिज्म। इन चारों विषयों में मुझे लगता है बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत संभावनाएं हैं विंध्य के विकास को लेकर। अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की, हमारे जो विंध्य है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सिंचाई का क्षेत्रफल हमारा जब से बाणसागर का पानी आया है उसके कारण से बहुत बढ़ा है। लेकिन एक प्रयास चल रहा है, जो बरगी का पानी हमारे सतना जिले में अगले 1 साल के अंदर आने का पूरी संभावना है। तो बरगी का पानी सतना जिले में आएगा। मुझे लगता है कि सतना और विंध्य दोनों को ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा जंप लेने वाले हैं। वैसे ही गेहूं और चावल के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने लगा है, आगे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी जानकारी में होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सतना जिला और विंध्य सीमेंट का हब माना जाता है। सीमेंट प्रोडक्शन का एशिया का सबसे बड़ा सेंटर हमारा विंध्य है। इसमें और अगर हम जंप लाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी हमारी जरूरत है, वो है आपका ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट आने से हमारे सीमेंट जो सतना में बनती है, जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है कई फैक्ट्रियों में, हम उसको सतना से सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी हमारी जरूरत है। बहुत बार हम लोगों ने इस विषय को रखा है, सरकार ने सर्वे भी किया है एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि इसमें हमको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। तीसरा विषय है हमारा एजुकेशन। विंध्य के हजारों लड़के, शायद वो संख्या लाख में भी हो सकती है, हमारे बच्चे भोपाल, इंदौर, कोटा, इन सब जगहों में पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी संभावनाएं हैं एजुकेशन को लेकर। यहाँ अगर हम बहुत अच्छी एजुकेशन की सुविधाएं देंगे तो हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, वो कम हो। और हम एजुकेशन के क्षेत्र में रीवा संभाग में, हमारा जो संभाग है विंध्य, इसमें हम और तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सेक्टर मैंने आपके सामने रखा, टूरिज्म। मुझे ध्यान है, मैंने 15 साल पहले मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था। मैंने प्रयास किया था सतना से सराउंडिंग 150 से 200 किलोमीटर चारों तरफ, अगर मैं खजुराहो से स्टार्ट करूं तो खजुराहो से लेकर वाराणसी तक, इधर में पड़ता है, विंध्यवासिनी देवी है। सतना में हमारा चित्रकूट, भगवान राम 11.5 साल तक चित्रकूट में रहे, सतना जिले में है। मैहर में माँ शारदा देवी है। और हम और 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाते हैं तो जबलपुर में भेड़ा घाट है, जो कि अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। धार्मिक रूप से और टूरिज्म के हिसाब से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल टाइगर, व्हाइट टाइगर सफारी, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे उपलब्धियां हमारे क्षेत्र की, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सतना को सेंटर बनाया जाए तो पूरे देश में टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा विंध्य सबसे आगे जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और टूरिज्म आने से बिल्कुल सभी सेक्टर उन्नति होती है। और कई ऐसे राज्य भी हैं जो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, तो एक बहुत बड़ी संभावना इस बारे में भी बनती है। तो मुझे लगता है चारों बिंदुओं पर, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टूरिज्म और एग्रीकल्चर, सभी में बहुत पॉसिबिलिटी है और विंध्य बहुत आगे बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल सर, ये एक चुनौती भी हो सकती है उन राजनेताओं के लिए जो वहां पर कार्यरत हैं, क्योंकि बहुत सी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अगर टूरिज्म की हम बात करें, दैवीय स्थल है, टूरिज्म भी है, खेती भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, तो फिर नौकरी को लेकर जो युवा हैं उनकी आस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है किसी राजनेता से। नौकरी, देखिए, ये एक ऐसा जटिल प्रश्न है जी। सीमेंट फैक्ट्रियां हैं हमारे यहाँ, नो डाउट बहुत सारी नौकरियां लोगों को मिली हैं, लेकिन क्या इंडस्ट्री लगाता है उसकी एक कंडीशन होती है कि हमको टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट व्यक्ति ही चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो भी इंडस्ट्री जिस क्षेत्र में आएगी उसमें नॉन टेक्निकल पर्सन जो भी लिए जाएंगे वो उसी क्षेत्र के कम से कम 60% होंगे, 60 से 70% हैं, तो लोकल लोगों को हमें जॉब देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी हमारे यहाँ के लोगों के लिए बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात सर आपने कही है। अब एक और सवाल है मेरा, दरअसल देखिए, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से विंध्य को बहुत अहम माना जाता है। अगर इस तरह से देखें तो क्या कुछ महत्ताएं विंध्य की हो सकती हैं और हैं, ये आपसे समझना चाहूंगी। नहीं, मैंने अभी जिन बातों का उल्लेख किया है, राजनीति एक ऐसा विषय है कि जिसपे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा विषय बनेगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हम राजनीति में रह के समाज सेवा कर सकते हैं, समाज हित की बात कर सकते हैं, बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये विचार करना चाहिए, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं कि हमारा विकास हो। आप खुद देखेंगे विंध्य में हमारे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग चुका है। विंध्य में हमारे एशिया का, बल्कि एशिया नहीं वर्ल्ड का पहला व्हाइट टाइगर सफारी है, वो सतना जिले में ही है। तो इस बात से कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रयास से, नेताओं के राजनीति में काम करने वाले लोगों के कारण से ये सफलता हमको मिली है। अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आप मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज अगर युवाओं को, वहाँ के लोगों को मिलेंगी तो बहुत बेहतर कर सकते हैं? नहीं, नो डाउट। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो हिंदुस्तान के पास है, और वो हमारी युवा है। तो क्या हमारी 38% जो पॉपुलेशन है वो यंग है, युवा है। बहुत से ऐसे देश है जहां पर सिर्फ बूढ़े लोग बचे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत है युवाओं की। हम युवाओं को अगर अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर कर पाएंगे। पुराने लोगों का अनुभव, नए लोगों का जोश, का ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम हो सकता है। निश्चित रूप से। और सर, थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, अगर पार्टी आपको और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कोई देती है तो आपकी वहां पर क्या भूमिका होगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए? ये विषय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है प्रेरणा जी। अभी जो मेरे पास जवाबदारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि बहुत पहले से कुछ पता ही नहीं चलता, और जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन मुझे पता लगा कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बन गया हूँ। आगे पार्टी जो भी निर्णय लेती है, संगठन जो भी निर्णय लेता है, मैं उस निर्णय के साथ रहूंगा। वो कोई भी जवाब, आपकी मंशा नहीं है सर? आपकी मंशा नहीं है कि महत्वपूर्ण भूमिका मिले? मैं दायित्व में हूँ, राजनीति में काम कर रहा हूँ। अगर संगठन, पार्टी मुझे कोई जवाबदारी देती है, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। वो क्या होगी ये निर्णय पार्टी करेगी। ठीक है। आपके हिसाब से अगर विंध्य क्षेत्र की बात की जाए, उसके विकास के लिए आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? अगर विकास करना है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? नहीं, मुझे लगता है विकास करना है तो उसको चारों बिंदु मैंने आपसे शुरुआत में कहा, उन्हीं को ही आपसे ध्यान में डालना चाहता हूँ कि बहुत सारे अवसर हैं जिनके माध्यम से हम बिंदु को आगे ले जा सकते हैं। उसमें हमारे एग्रीकल्चर भी है, टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है, और एजुकेशन। मैं सबसे प्रायोरिटी देना चाहूंगा एजुकेशन को, क्योंकि आज हमारे शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको कहा, तो नौकरियां हैं उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन सबसे पहले मांगा जाता है। अगर हमारे विंध्य के युवा ज्यादा शिक्षित होंगे, गरीब लोग जो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, अगर वो यहाँ रह के पढ़ाई करेंगे तो उनको यहाँ जॉब मिलेगा। निश्चित रूप से एजुकेशन आने से हर तरह का विकास होता है, इसलिए मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में एजुकेशन को रखूंगा। एजुकेशनल फैक्टर थोड़ा सा सर मैं आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि विंध्य में क्या कुछ एजुकेशन को लेकर क्षमताएं हैं और वहां पर संभावनाएं हैं, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ का बच्चा बाहर क्यों जाता है?
जो अगर उसने कोई ग्रेजुएशन किया है या 12th या 10th पास किया है तो वो कंपटीशन में बैठना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहता है। जी। उसके लिए उसके यहाँ पर कोचिंग सेंटर या नहीं है जिसमें कि वो जाकर और वहां से पढ़ाई करके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके वो सेलेक्ट हो और आगे अपनी परिवार का वो आगे बढ़ाए, अपना जीविकोपार्जन के लिए आगे बढ़े। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन में ज्यादा संभावना है। हम्म। तो अब जाहिर तौर पर अभी अगर प्राथमिकता की बात की जाए, क्योंकि 4 क्षेत्र आपने सर बताए, उसमें आपने ये भी बताया कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो विंध्य में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन उन चारों क्षेत्रों में से अभी विकास की और किस क्षेत्र को जरूरत है और कहां पर ध्यान आकर्षित करना है ताकि उस क्षेत्र को, उस पर्टिकुलर फील्ड को भी विकसित किया जा सके? अभी जो मेरी जानकारी है उसमें मध्य प्रदेश में जिले हैं उनमें जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसमें सतना जिले का नाम ऊपर से तीसरे, चौथे, 5वें नंबर में आता है जी। यहाँ सतना में सीमेंट फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, वहां सीमेंट फैक्ट्री लगने से जॉब भी मिलता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। अभी पाइपलाइन में 3-4 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो आने वाली हैं, उनके कारण से निश्चित रूप से सतना का विकास, विंध्य का विकास और भी होने वाला है। और अभी और भी संभावना है क्योंकि हमारे रीवा संभाग में, विंध्य में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस लाइन पे अगर काम होता है तो हम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगी, एज वेल एज हमारे जो युवा रोजगार देने में सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो मंशा आपकी है वो पूरी हो सके। सर, बार बार राजनीति के विषय पर मैं आ ही जाती हूँ। दरअसल विकास का जो रास्ता है वो राजनीति से होकर ही गुजरता है, इसलिए एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। अगले साल ही चुनाव है, 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। आप और आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में जीत की क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे? मुझे लगता है कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश चर्चा में बना हुआ है। हमारे अभी लगभग 1.5 साल बाद है, 2023 में विधानसभा, लेकिन मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर हमने एक एक बूथ में, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गरीब के कल्याण के लिए वो सभी उन योजनाओं पे काम किया है जिससे कि वो अपना जीवन आराम से चला सके। अब उसके लिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, चाहे वो अन्य योजना हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा 5 लाख की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो। अब हमने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन उनको संजो कर उनको वोट में कन्वर्ट कर सके उसके लिए हमने बूथ तक की प्लानिंग की है। अब सभी पार्टियां कहती है बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो अगर हम बूथ अपने कार्यकर्ता जाकर वहां पर और लोगों को बता सके कि आपको सुविधा दी है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और राज्य की सरकार ने दी है, तो उस नाते हम काम। आपको बताना चाहता हूं कि कल की ही बात है, हमने अपने भारत योजना में 65,000 बूथ मध्य प्रदेश में, उसमें 21,000 कार्यकर्ता 10 दिन का समय देने के लिए मध्य प्रदेश में निकले। तो हिंदुस्तान में अपने आप में उदाहरण है। और जो हम लोग निकले बूथ में, एक एक बूथ में 3-3 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई, उसको त्रिदेव नाम दिया। आप सभी ने उसका नाम भी सुना है, त्रिदेव। कल 70,000 त्रिदेव को हमने 2 दिन में 30 और 1 को त्रिदेव को ट्रेनिंग दिया है, प्रशिक्षण दिया है। तो त्रिदेव करना क्या है, तो हर गरीब के घर में जाकर संपर्क करना है जिसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण से कुछ न कुछ लाभ मिला है। तो हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है और हमें कोई संशय नहीं है कि हम 2023-2024। सर, लेकिन तैयारी इस बार विपक्ष की भी तगड़ी नजर आ रही है। डर लग रहा है या लग रहा है कि एक तरफा हो सकते हैं नतीजे, हम ही जीतेंगे? नहीं, देखिए मैं इस बारे में कोई चर्चा आपसे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर सीधा पॉलिटिकल विषय होता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसको मैंने आपको बताया कि हमने 1,75,000 लोगों की टीम बनाई है। उनको सिर्फ कागज में ही नहीं, डिजिटली भी हम पूरा डाटाबेस तैयार किया है। ऐसा किसी पार्टी का मैंने अभी सुना नहीं है। कांग्रेस हमारी नकल करने का प्रयास करती है, लेकिन उनके पास न तो टीम है न योजना है। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो कहीं दूर दूर तक, नीचे तक हम उनकी कोई योजना नहीं है। जाहिर तौर पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आम मध्य प्रदेश की जनता को एक राजनेता होने के लिहाज से या एक मार्गदर्शक होने के लिहाज से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं जो कि विकास के लिए योगदान दे सके, वो संदेश ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। 2 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो पॉलिटिकली मैं कहना चाहता हूँ
चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी का व्यक्ति जीत कर आता है, उनको उस क्षेत्र के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे की टांग खिंचाई में अपना समय न खराब करें, डेवलपमेंट को लेकर एक साथ बैठें। उसके लिए बहुत जिले हैं जो एग्जाम्पल के रूप में बनते हुए भी है। अगर रीवा जिले का नाम लेता हूं तो वहां पर ये दिख रहा है। दूसरी बात, अभी जो एक मध्य प्रदेश में कभी नहीं होता था, सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखने की जवाबदारी हम सबकी बनती है। हम 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं, यहाँ पर एक जाति के ही नहीं कई जातियों के लोग रहते हैं। अगर हमारा सौहार्द बिगड़ जाएगा तो हम सब कमजोर होंगे। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, मध्य प्रदेश की सभी पूरी जनता से, राजनेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, किसी भी हालत में मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई, और ये हमारा सौभाग्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हम सब लोग सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखें, प्रदेश की उन्नति के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत अहम भी है सर। अगर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करें, वो बहुत जरूरी हो जाता है। एक और सवाल है सर, कुछ लोग देखिए पृथक और छोटे प्रदेश की मांग कर रहे हैं, आपके अनुसार किस तरह से आम जनता के लिए ये ठीक है? देखिए, छोटे राज्यों की जो परिकल्पना है वो केंद्र से आज से 15-20 साल पहले चालू हुई थी, और उसके लिए कमेटी हुई है पृथक राज्यों के गठन के लिए। उसके लिए बहुत से पैरामीटर्स हैं जी। उसमें मुझे लगता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। बहुत सी डिमांड आती है छोटे छोटे प्रदेश की, कुछ बिंदुओं में तो वो सही है, कुछ जगह वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि महाकौशल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अगर कभी इसकी बात आती है तो एक टीम है, वो इसको जांच करती है कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर उस टीम के माध्यम से जो केंद्र सरकार की है छोटे राज्यों की परिकल्पना को लेकर है, तो महाकौशल प्रदेश के नाम से एक विचार वो टीम कर सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। और बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं, लेकिन कई बार उसका लाभ ज्यादा मिलता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। अंत में तो यही उम्मीद है सर कि लाभ ही मिलना चाहिए। किसी भी बात का अंत वही होना चाहिए कि विकास हो, लाभ हो जनता को, और इसी से ज्यादा मतलब भी होता है। एक और चीज सर, अब 4 जो बिंदु हमने जिक्र किए, 4 बिंदु के, उसमें स्वास्थ्य हम शायद भूल गए, हमने उसे छोड़ दिया। क्योंकि देखिए, किसी भी विकास की अगर बात की जाए तो स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक हो जाता है। रीवा में एक संजय गांधी अस्पताल है जो कि काफी बड़ा है, विधिक क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल माना जाता है। मानते हैं कि इसी तरह के कुछ और अस्पताल सतना क्षेत्र में या मैहर या आसपास के क्षेत्र में भी खुलने चाहिए? प्रेरणा जी, बहुत अच्छा आपने विषय रखा है, मैं उसको कवर करना भूल गया था जी। आपकी जानकारी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 साल पहले मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उसमें 17 मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। और मेडिकल कॉलेज में मुझे लगता है 90% काम हो गया। अगले 2 से 3 महीने में उसका इनॉग्रेशन होके और वहां बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाएगी। इसलिए हेल्थ के क्षेत्र में सतना में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, और निश्चित रूप से इस मेडिकल कॉलेज को खुलने के बाद पूरे विंध्य को ही इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, आपने इसका ध्यान में लगाया, बहुत अच्छा है। जाहिर तौर पर सर इम्पोर्टेंट मुद्दे उठे, हमारी यही मंशा रहती है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आम जनता तक तमाम जो पहलू हैं उसके लाभ पहुंचाए जा सके। बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। बात मैं कहना चाहता हूँ, और सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए तक के बीमारी का इलाज करने की जो योजना चलाई है, कोई भी गरीब मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो अपनी स्वास्थ्य का जांच करा के लाभ ले सकता है। ये भी बहुत अच्छी योजना है, इसके कारण गरीब बहुत ज्यादा उससे लाभ ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए जानकारी भी हो सकती है अहम कि वो लोग अपना स्वास्थ्य लाभ इससे ले सकते हैं आयुष्मान योजना से। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए, अपना वक्त देने के लिए। प्रेरणा जी।